अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको हर चैप्टर की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन या जो भी डिटेल होगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, वो मैं मार्क करवाऊँगा और इंशाल्लाह इसको हम जितना हो सकेगा कम से कम टाइम में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। एसेट जैसे हम जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट होते हैं और इंटेंजिबल एसेट हैं, इनटेंजिबल एसेट या और इस तरह की चीज़ें। तो ये इसके बारे में है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। तो ये सबसे पहले ये हमें जो चैप्टर बता रहा है कि ये किस तरह हम इसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इसके अंदर जस्ट इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE, और ये जो जितने भी हैं PPE ये है, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है। और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन आल्सो इज़ नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनकी हम डेप्रिसिएशन करते हैं और इनको फिर अपने हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह में ले जाते हैं इनको। मेजरमेंट इनकी किस तरह होती है? इनिशियली मेजरमेंट इनकी होती है कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इनकी होती है दो तरह से, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट मॉडल कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज मेजर एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड एज बिलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट लेस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन और लेस अकोमोडेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इसके अंदर क्या है कि जस्ट हमने देखना है कि एक एसेट है वो उसकी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी उस एसेट की, तो उस एसेट में से हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और ये इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस कर देते हैं। दूसरा मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये देख लें। रिवैल्यूएशन मॉडल फिक्स्ड एसेट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू और लेस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लेस अकोमोडेटेड इम्पेयरमेंट लॉस सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एसेट होता है उसको हम उसको रीवैल्यू करते हैं कि आज की डेट के अंदर हमारा एसेट जो है वो उसकी कितनी वैल्यू है या वो कितने में बिक सकता है, उसकी आज की डेट में नेटवर्थ क्या है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल मेजरमेंट इनिशियली जो मेजरमेंट होती है उसकी कॉस्ट पे होती है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है और उसके दो मेथड हैं आगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो आगे है रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके अंदर ये होता है कि हम इंटायर क्लास ऑफ एसेट इज़ रिवैल्यूड एट फेयर वैल्यू। हम अपनी फैक्ट्री के अंदर या जिस तरह भी हम जो इदारा या ऑर्गेनाइजेशन है वो वो डिसाइड कर लेती है कि हमारे ये जो आइटम्स हैं ना, जिस तरह गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, ये हमारी सारी की सारी एक क्लास में आ जाएगी। हमारा जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो एक क्लास में आ जाएगा, जो बिल्डिंग है वो हमारी एक क्लास में आ जाएगी। इस तरह इनको क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। फेयर वैल्यू वही बात के जो आज की डेट के अंदर जो अगर हम इस एसेट को बेचना चाहें या इसी तरह का को ख़रीदना चाहें तो वो कितनी अमाउंट में हमें मिलेगा या बिकेगा, तो ये हमारी फेयर वैल्यू होती है। अकाउंटिंग इश्यूज इसमें क्या क्या आ सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी। अकाउंटिंग के अंदर के या तो जब हम फेयर वैल्यू पे करते हैं इससे हमें पता चलता है या तो हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसकी फिर एडजस्टमेंट हम किस तरह करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे उसकी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन अगर कि वो टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली चलता रहे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 टू 21 21 टू 22, इस तरह से। और आगे है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहले हम उसकी डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारी किसी भी मेथड से हो सकती है, यूनिट से और लाइन मेथड से। वो हम जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी उसको हम डेबिट कर देंगे और उसको फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट कर देंगे। दूसरा क्या है? एडजस्ट नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इट्स फेयर वैल्यू दैट विल रिजल्ट इनटू गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी हमारा जो लॉस या वो होगा, हमें इनकम होगी या जो भी फ़ायदा होगा, वो उसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, इसको हम आगे चल के देखते हैं। ये जो भी हमें गेन या लॉस हो रहा है वो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो कर देते हैं। टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड प्रैक्टिस। ये कह रहा है कि जी एक सैम्पल कंपनी है, इसने कि 100 मिलियन की ने
100 मिलियन की इसने लैंड परचेज़ की है 1 जनवरी 2020 को। और इस कंपनी ने क्या किया है कि जी ये रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। और इनिशियल रिकग्निशन, द लैंड वाज रीवैल्यूड इट्स फेयर वैल्यू 130 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2020। सिंपल हम इसको देखेंगे कि 1 जनवरी को जो हमने लैंड परचेज़ की है वो उसकी वो कितनी थी, 100 मिलियन की थी। सिंपल लैंड हम कर देंगे और कैश या बैंक हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ज़मीन हमारे पास आ गई और हमारे पैसे जो थे वो हमसे चले गए। और दूसरा फिर क्या है कि 31 दिसंबर 2020 को ये साल ख़त्म हो रहा है, तो इसकी फिर दूसरे पे क्या होगा, इसकी हमने रिवैल्यूएशन की तो पता चला कि जी अब इसकी मालियत 130 मिलियन हो चुकी है। तो 30 मिलियन जो ऊपर का होगा, जो हमें गेन हुआ है, वो हम लैंड के अगेंस्ट डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इसको क्रेडिट कर देंगे। फिर इसी सिनेरियो को इसने आगे कंटिन्यू किया है कि ऑन 31 दिसंबर 2021 द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाज डिटरमिन्ड एट ₹95 मिलियन। अभी हम देखते हैं कि अगले साल हमारी क्या हुआ है कि वो जो ज़मीन थी वो लॉस में चली गई है, उसकी मालियत डाउन हो गई है। उसको फिर इन्होंने क्या किया है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस, हमें हमारा पिछले साल सरप्लस कितना था, 30 मिलियन का। तो जो 30 मिलियन की जो हमारी अमाउंट होगी वो हम उसमें से वो उसमें डेबिट कर देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 5 मिलियन भी डेबिट कर देंगे, और टोटल लैंड के अंदर हमारे जो टोटल लॉस हो रहा है वो हमारा 35 मिलियन होगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें जो भी गेन या लॉस हो रहा है ना, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाते हैं। जो हमारा गेन होता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर चला जाता है, जो कि हम आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी हमारे कंपनी के मेंबर्स होते हैं या जिनके शेयर्स होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगले साल हमें लॉस हुआ है 35 मिलियन का, तो 30 मिलियन तो हम वो रीवैल्यूएशन के अंदर से निकाल लेंगे, और बाकी हम जो है 5 मिलियन ये हम एज अ ये हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज अ लॉस की लॉस एक्सपेंडिचर में, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। अभी इसके अंदर क्या है कि जो एक ऐसा एसेट जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी इन्होंने एक सिनेरियो दिया है हमें कि सैम्पल कंपनी परचेज्ड फॉर 100 मिलियन ऑन द 1 जनवरी 2020 दैट इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने इसको डेप्रिसिएट करना है, और इसको फिर हमने आगे अकाउंट फॉर करना है। कहते हैं कि मशीन जो रीवैल्यू हुई है 120 मिलियन पे 31 दिसंबर 2021 को। अभी देखें तो इसको 2 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चूँकि 2 साल हो गए हैं तो हमने 2 साल की करेंगे। 10% इसकी डेप्रिसिएशन है, तो 2 साल की हमारी होगी 20 मिलियन। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और हमारा मशीन एसेट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे इसको हमने करना है कि इसकी नेट बुक वैल्यू, अभी हमने 100 मिलियन थी, तो उसमें से हम क्या करते हैं, अभी देखा जाए तो 20 हमारी डेप्रिसिएशन होगी थी, तो 80 मिलियन बच जाता है, ऐसे ही है। तो अभी हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारी फेयर वैल्यू है 120 मिलियन, ठीक है, और हमारा जो डेप्रिसिएट करके हमारे पास कितनी बचती है 80 मिलियन, तो टोटल हमारे पास जो गेन आ रहा है वो 40 मिलियन का आ रहा है। ये हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इस 40 मिलियन को हम क्या करेंगे, मशीन एसेट के अंदर डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर 40 मिलियन को क्रेडिट कर देंगे, जो कि हमारा आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन अगेंस्ट रीवैल्यूड एसेट। अब इसमें क्या है कि जी कि हमने एक्सेस जो डेप्रिसिएशन की होती है उसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने तो उसको पहले इनिशियल कॉस्ट पे हमने तो उसको उसकी डेप्रिसिएशन की थी, बल्कि तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कहता है। सैम्पल कंपनी परचेज्ड मशीन फॉर 100 मिलियन ऑन द 1 जनवरी 2020 दैट इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, अज्यूम नील रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू नील है, 100 मिलियन को परचेज किया है उसने 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी को। द मशीन वाज रीवैल्यूड एट 120 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को उसकी रीवैल्यू हो गई 120 मिलियन। आगे कहता है कि जी कि उसकी रेजिडुअल यूज़फुल लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं आया, और 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने क्या किया है कि इसका कोई भी वो नहीं है। अभी हम इसको
इसको अकाउंट फार करते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड जब यूज़ करते हैं, अगर वो 10% है तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 साल है। ठीक है, अभी हमने 2 साल की पिछली कर चुके थे, तो आगे हमने ये कंटिन्यू करना है इसको। अभी इसकी डेप्रिसिएशन हम इसकी फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं। फेयर वैल्यू इसकी क्या है कि 120 मिलियन का ये एसेट है हमारा। जब हम इसको पिछले रिमेनिंग 8 सालों में जब हम करते हैं तो हमारे ये 15 मिलियन डेप्रिसिएशन हो रही है, जबकि हमने तो 10% करनी थी। तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह करेंगे। पहले हम 15 मिलियन हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फिर इसी तरह आगे जो हमारा ये जो 15 मिलियन है, अभी हमारी तो डेप्रिसिएशन 10 मिलियन थी, तो 15 से माइनस कर देंगे हम 10 मिलियन, तो हमारा पीछे बच गया 5 मिलियन। रिटेन सरप्लस के अंदर हम इसको 5 मिलियन को डेबिट कर देंगे और रिटेन प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यू एसेट। अभी एक एसेट है जिसको हम अभी ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे। अब वही ये बात कर रहा है, उसी सिनेरियो को आगे कंटिन्यू करके आ रहा है। तो अभी ये कहता है कि जी हम 2023 के अंदर हमने इसको बेच दिया है 50 मिलियन का, जो हमारा एसेट था। अभी 8 साल की हमारी हुई थी 120, तो आगे अब हम करेंगे, तीसरा साल हमारा चल रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। 120 में से जब हम 15 मिलियन माइनस करते हैं तो हमारे पास 105 मिलियन आ जाता है। 105 मिलियन को हम जब 7 सालों पर डिवाइड करते हैं तो 15 मिलियन हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सिंपल वही सारा प्रोसीजर है और उसी तरह से इसको आगे उन्होंने अकाउंट फॉर किया हुआ है। जो दूसरा जो ट्रीटमेंट है, अभी हम इसको इसके अंदर इन्होंने सारे के सारा जो लॉस है या जो भी है वो सारे के सारा डिफ़ाइन किया हुआ है। एक नज़र देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं। तकरीबन ये एक दो दफ़ा देखेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा। मैं इसको फिर भी बता देता हूँ। द डेप्रिसिएबल अमाउंट इज़ एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द एसेट यूज़फुल लाइफ, कि जो एक सिस्टमेटिक बेस एक प्रोसीजर होना चाहिए कि जो हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं कि वो सिस्टमेटिक हो, कि उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, उसको हम कितनी उसकी डेप्रिसिएशन हम इसकी मुकर्रर करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि द रेजिडुअल वैल्यू, द यूज़फुल लाइफ एंड द डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ एन एसेट आर रिव्यूड एनुअली एट ए रिपोर्टिंग डेट, कि हर साल ये जो भी हम डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन जो होगी इसकी हर साल होगी और रिपोर्टिंग डेट पे होगी। ऐसे नहीं है कि हम 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको कर दें। जो हमारा सिस्टम, जो हमने सिस्टमेटिक वे बनाया हुआ है कि हम एनुअली करेंगे तो एनुअली करेंगे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जहाँ पे 6 मंथली डेप्रिसिएशन भी होती है, तो एनुअली करना है हमने। जो भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू के अंदर चेंज आता है, डेप्रिसिएशन मेथड एंड यूजफुल लाइफ आर चेंजेस इन एस्टिमेट्स आर अकाउंटेड फॉर prospectively in accordance with IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors। जो भी इसकी रेजिडुअल वैल्यू के अंदर चेंज आता है तो फिर जो भी डेप्रिसिएशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तो और जो भी जो चेंजेस आता है वो हमने IAS 8 के अकॉर्डिंग हमने करना है चेंज। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसेट। जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें वो सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे उसको। डेप्रिसिएशन commences when asset is available for use। हम उस वक्त किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे जब वो हमारे यूज़ के अंदर हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अगर एसेट पड़ा हुआ है तो उसको हम डेप्रिशिएट कर दें, नहीं, वो फिर हमारी इन्वेंट्री पे होगा या किसी और मकसद के लिए होगा, लेकिन उसको फिर हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम डेप्रिशिएट उस वक्त करेंगे जब हमारे वो इक्विपमेंट हमारे इस्तेमाल के अंदर है। कहते हैं रिवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन इज़ प्रोहिबिटेड। अभी ऐसा नहीं है कि अब अगर हमने इस साल ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो हम उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन करते हैं, नहीं। जितनी हमने की है, जो हमारा सिस्टमेटिक वे हमने बनाया हुआ है कि हम इसकी 10% करेंगे या 15% करेंगे या जितनी भी करेंगे वो हम उतनी ही करेंगे। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट अदर इम्पोर्टेंट कंसर्न्स। कंपोनेंट अकाउंटिंग। इस कंपोनेंट अकाउंटिंग के अंदर सिंपल सिर्फ ये है कि जो भी हम
एसेट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मुकम्मल हमारा इक्विपमेंट हो सकता है, या एक ये अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि सिग्निफिकेंट पार्ट्स आर और कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि जो उसके सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, जैसे जहाज़ है, जहाज़ के पार्ट्स हो सकते हैं, और इसी तरह अगर कोई मशीन है जिसके हम अलग अलग उस पर पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी हो सकती है, चार्ज हो सकता है, ये बस देखा जाए तो ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसी तरह इनकी अलग पहचान है। जस्ट समझाने के लिए कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज, कि अगर वो अलग हमने में बेचना पड़े या अगर उसको इस्तेमाल करना पड़े तो वो उसको हम कैपिटलाइज कर सकें। स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई और सर्विसिंग इक्विपमेंट, these are classified as items of PPE when they meet the definition of being PPE and are classified as inventory when definition of being PPE is not met। कि अगर तो हमारा इक्विपमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन पे मुकम्मल उतर रहा है तो वो उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे फिक्स्ड एसेट के अंदर, अदरवाइज़ ये हमारा इन्वेंट्री में होगा, ठीक है। फिर डिस्पोजल, रिमूव द एसेट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन डिस्पोजल, जैसे जब हमने वो एसेट हमने ख़त्म कर दिया, बेच दिया, निकाल दिया अपनी फैक्ट्री से, तो फिर उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से भी निकाल देंगे, बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी। जो भी इसका गेन और लॉस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो करके उसको ख़त्म कर देंगे। व्हेन अ रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज्ड ऑफ एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग, तो फिर जो भी हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर हमारा उस इक्विपमेंट के तहत पैसे पड़े होंगे वो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ले जाएंगे, जो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो जस्ट ये सारी डिटेल है इसकी, और ये जस्ट उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि IAS 16 के कौन से पैरा पे क्या चीज़ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।